से हुई थी। उसके ससुराल में उसकी मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी। उसे देख सब पक्षी उसकी तारीफ करते हैं। तभी वहाँ पर गांव की घमंडी कौवी आती है जिसका नाम सुंदरी था। वो अपने साथ एक बॉक्स लेकर आ जाती है। ओह माय गॉड, कितनी गर्मी कर रखी है। कम से कम एक एसी तो लगवा लेती। चलो छोड़ो ये सब बातें। ये लो बहू, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। इसमें पिज्जा है। अरे क्या होता है? हाँ, आपको पिज्जा के बारे में नहीं पता? अरे कैसे पता होगा, पिज्जा गरीबों के लिए होता ही नहीं है। इसलिए तो खास आपकी बहू रानी के लिए लेकर आई हूँ। ये लो। इससे पहले तो पिज्जा देखा तक नहीं होगा आप लोगों ने। मैं चलती हूँ, वरना यहाँ गर्मी में उबलकर मर जाऊंगी। सुंदरी कौवी टुनटुनी के हाथ में पिज्जा का बॉक्स रखकर वहाँ से चली जाती है। अरे बहू, इसकी बातों को दिल पर मत लेना। बहू ये तो है ही चुड़ैल, अपने पैसों के घमंड में चूर है। टुनटुनी अपनी सास से उस समय तो कुछ नहीं, सारे मेहमान चले जाते हैं तो वो अपने पति को सारी बात बताती है। हम गरीबों की क्या कोई इज्जत नहीं होती? जब चाहे कोई भी आकर कुछ भी बोलकर चला जाता है। वो चुड़ैल सुंदरी पता नहीं माँ जी को क्या कुछ नहीं बोलकर गई, पर माँ जी ने उसे कुछ भी नहीं कहा। और वो घमंडी कौवी ये डब्बा दी कर गई है, इसमें पिज्जा है। इसी पिज्जा का घमंड दिखा रही थी। वो बोल रही थी तुमने तो आज तक पिज्जा देखा भी नहीं होगा। फिर उसका पति बंटी उसे समझाते हुए कहता है, अरे छोड़ो ना, पैसे वाली औरतें होती ही घमंडी हैं। लेकिन टुनटुनी अपने पति बंटी कबूतर के साथ बाहर जाती है। तभी उसे कालू कौआ और उसकी पत्नी सुंदरी कौवी मिल जाते हैं। और बताओ टुनटुनी कैसी हो? और तुमने वो पिज्जा खाया कि नहीं, या उसे सजा कर रख दिया घर में? ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। सुंदरी, इस तरह किसी गरीब का मजाक उड़ाना तुम्हें शोभा देता है? माना हम गरीब हैं, लेकिन हमारी भी इज्जत है। तुम शुक्र मनाओ, तुम्हें ऊपर वाले ने अमीर बनाया है, ना कि किसी गरीब को नीचे दिखाने में उसे बर्बाद करो। ये कहकर टुनटुनी अपने पति बंटी कबूतर के साथ वहाँ से चली जाती है। रात के समय टुनटुनी मंदिर के सामने खड़ी हो जाती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजार दी, पर आज तक मुझे इससे कोई शिकायत नहीं रही, और आज मुझे शिकायत है। अरे बहू, जल्दी से खाना लगा दे। क्या कर रही है तू? टुनटुनी अपनी सास के बुलाने पर वहाँ से चली जाती है और सबको खाना परोसने लगती है। माँ जी, कल आप मेरे साथ सुंदरी के घर चलना। अरे बेटा, वो सुंदरी हर पक्षी को गरीबी के ताने मारा करती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पूरा गांव उसके घमंड से परेशान है। वो तो हर किसी को ताना मारा करती है, उसे बस इग्नोर करो। इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन टुनटुनी की उस रात की प्रार्थना शायद अब कबूल होने वाली थी। सुबह टुनटुनी का पति बंटी कबूतर जब काम पर जा रहा था, तभी वो अपने घर के पीछे वाले खेत में कुछ देखता है, जिसे देखकर वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। टुनटुनी माँ, अरे ओ टुनटुनी, जल्दी से घर के पीछे आजा, चमत्कार हो गया। टुनटुनी भागकर घर के पीछे पहुंच जाती है। क्या हुआ जी? अचानक आपने यहाँ क्यों बुलाया? टुनटुनी ये देखो, अब वो पूरा खेत पिज्जा से भरा हुआ था, तो पिज्जा उगाए हैं पूरे खेत में। लेकिन ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? कुछ देर तक टुनटुनी सोचती है, तब उसे याद आता है, अरे हाँ, कुछ दिनों पहले मैंने वो पिज्जा खिड़की से इसी खेत में फेंक दिया था। बंटी जी, वो पिज्जा घमंडी सुंदरी कौवी ने दिया था। मैंने वो उस रात नहीं खाया, बल्कि यहाँ फेंक दिया था। लगता है उसी की वजह से पिज्जा की खेती हो गई। हमारी गरीबी देखकर स्वयं भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है, उन्हें हम पर तरस आया है। अब उस घमंडी सुंदरी का घमंड टूटेगा। उसने कहा था ना कि हम गरीबों ने कभी पिज्जा देखा ही नहीं। आज देख लो, हमारे पास इतना पिज्जा है कि हम पूरे गांव को खिला सकते हैं। हाँ बहू, यही सही दिमाग लगाया तुमने। पूरे गांव के पक्षियों को हम पिज्जा खिलाएंगे। हाँ माँ जी, हम पूरे गांव के पक्षियों को पिज्जा खिलाएंगे, लेकिन फ्री में नहीं। मतलब भगवान ने हमें अमीर बनने का मौका दिया है, इसे हमें नहीं गंवाना चाहिए। इसके बाद दोनों सास बहू बंटी कबूतर मिलकर सारा पिज्जा इकट्ठा कर लेते हैं, और वो बंटी से बात करने के बाद सुबह से ही घर के बाहर वो लोग पिज्जा बेचना शुरू कर देते हैं। आओ आओ, मस्त गरम पिज्जा खाओ, सस्ते में
बाजी, हमारी आधी गरीबी तो आज ही खत्म हो गई। अरे बहू, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू हमारे घर की लक्ष्मी है। उस दिन के बाद से सास और बहू मिलकर पिज्जा की खेती करनी शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में वो लोग मार्केट में एक रेस्टोरेंट खोल लेती है। अब उनका परिवार अमीर हो चुका था। एक रात माँ जी, कल सुंदरी के घर चलते हैं, उससे ढेर सारा पिज्जा गिफ्ट करके आते हैं। बहुत घमंड था ना उसे। अगले दिन दोनों सास और बहू मिलकर सुंदरी कौवी के घर जाती है और उसे कार भरकर पिज्जा गिफ्ट करके आती है। सुंदरी, तुम एक पिज्जा गिफ्ट करने की बात हमें बहुत सुना रही थी। लो, हम तुम्हें कार भरकर पिज्जा गिफ्ट करते हैं। आराम से खाती रहना। महीने भर का स्टॉक दे दिया है हमने तुम्हें। अब वो दोनों सास बहू खुशी खुशी पिज्जा खेती करती है और एक साथ रहने लगती है। सलमा, ये मसाले तुमने धूप में नहीं सुखाए क्या? नहीं तो, मसाले एकदम सूखे तो हैं, तो मुझे जरूरत नहीं लगी। नहीं सलमा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मेरे लाए हुए मसालों को थोड़ी देर धूप में रख दिया करो। इससे इनकी खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं। तुम्हें पता है ना, अगर मेरे बनाए पिज्जा अच्छे नहीं बने तो? हाँ हाँ, सब पता है मुझे। पिज्जा जरा भी बिगड़े तो वो खड़ूस आरिफ कौवा भी बिगड़ेगा। पर लाइए, मैं इन मसालों को धूप दिखा देती हूँ। और सुनो, तुम इतने गुस्से में मत रहा करो। हंसती हो तो ज्यादा अच्छी लगती हो। रहने दो जी, आपको मेरी हंसी की परवाह होती तो इस वक्त हम अलीगढ़ के जंगलों में होते। सलमा, काम से छुट्टी नहीं मिली तो मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। कुछ मत करो आप, और सारिफ की जी हुजूरी ही करो। बस मैंने सोच लिया है, अगली बार जब मेरे मायके में कुछ होगा ना, तो मैं बच्चों के साथ अकेली ही चली जाऊंगी। आपके भरोसे नहीं बैठूंगी। अच्छा ठीक है, चली जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बस अब तो खुश हो जाओ। अच्छा ये बताओ, शाम को क्या लेकर आऊँ तुम्हारे लिए? अगर वो आरिफ को वो मुँह न बिगाड़े तो थोड़े से पिज्जा लेते आना। बच्चों का भी बहुत दिनों से मन है। अच्छा ठीक है, लेता आऊंगा, अगर तुम एक बार मुस्कुरा दो तो। अब जाते क्यों नहीं? देर नहीं हो रही आपको? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था बिल्कुल। मुझे तो काम पर जाना था भाई। अब्दुल कबूतर और सलमा चिड़िया के निकाह को 1 साल हो चुका था और उनका एक बच्चा भी था, रिजवान। अब्दुल कबूतर शहर के छोटे से ढाबे में काम करता था। उसके हाथों में गजब का स्वाद था, खास तौर पर उसके हाथों से बने पिज्जा उस ढाबे की पहचान। हालांकि उन पैसों को खर्च करके भी अब्दुल अपने अब्बू को नहीं बचा सका और उसकी माली हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो आरिफ को उधार चुका सके, तो बस इसलिए वो मजबूर था। आरिफ कौवे ने उधार के बदले से अपने ढाबे पर काम करने को कहा। तनख्वाह के नाम पर अब्दुल को बहुत ही कम पैसे दिया करता था। बावजूद उसके कि अब्दुल के पिज्जा की वजह से उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। अरे भाई क्या हुआ? पूरी रात खड़ा रखोगे क्या? कहाँ है पिज्जा? आप रुकिए जनाब, मैं बस अभी देख कर आया। गुस्से से तिल मिलाया आरिफ सेठ एक बार फिर ढाबे के पीछे बनी रसोई में अब्दुल कबूतर को हड़काने पहुंचा, लेकिन रसोई का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ गए। अब्दुल जमीन पर बेहोश पड़ा था। असल में पिज्जा जिस सिगड़ी पर सिक रहा था वो टूटकर बिखर चुकी थी और जलते हुए कोयले अब्दुल के ऊपर आ गिरे थे। अब्दुल कबूतर बुरी तरह जल गया था। ये क्या कर दिया? काम का वक्त है और इसी वक्त तुम्हें ये सब करना था। भाईजान, अब्दुल भाई बेहोश है, ये पूरी तरह जल रहे हैं। हाँ हाँ, दिख रहा है मुझे। उफ, अब इसका इलाज भी मुझे ही कराना होगा। क्या मुसीबत है यार। आरिफ ने अब्दुल को पास के ही सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से जल चुका था कि उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। अब्दुल के इस तरह चले जाने से सलमा चिड़िया की पूरी दुनिया ही उजड़ गई, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार सकती थी क्योंकि अब भी वो अकेली नहीं थी। अल्लाह पर भरोसा रख सलमा, वो सबका निगहबान है। और तू एक काम क्यों नहीं करती? तू अलीगढ़ के जंगल चली जा। यहाँ बच्चों के साथ अकेले कैसे रहेगी तू? नहीं बाजी,